नमस्कार, आप देख रहे हैं लाउड स्पीकर 90 एफएम और साहित्य के इस संगम में मैं फिर लेकर आ गई हूँ आप सबके बीच। आज एक गोष्ठी, एक समीक्षा होगी साहित्यकारों के सपनों पर और हम आमने सामने बैठे हुए हैं और बहुत प्रबुद्ध साहित्यकार हम कहें और मुखर कवित्री कहें और देश का नाम रोशन करने वाली सिनेमा टीवी पे देवरिया की शेरनी कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और सिनेमा टीवी पे वाह वाह पे जाके बहुत नाम रोशन किया, बड़ा प्रेम और सम्मान इस गोरखपुर की धरती से भी आपको मिला है। तो मैं रूबरू कराती हूँ आपको भावना द्विवेदी जी से। बहुत बहुत नमस्कार। लाउड स्पीकर के सभी श्रोताओं को मेरा सादर प्रणाम। और मैं भावना कह सकते हैं कि देवताओं की धरती देवभूमि देवरिया से हूँ और इतना ही परिचय है। बाकी एक साहित्यकार हूँ, एक कवयित्री हूँ, जो आप अभी सरिता जी ने मुझे बताया, तो मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। सभी श्रोताओं को बहुत बहुत नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है भावना जी का एक बार। और हम पहले भावना जी आपसे ये पूछना चाहेंगे कि कविताओं का ये सफ़र कब से शुरू हुआ और जो है कब पहली कविता कब आपने लिखी होगी? दरअसल मैं जब 9th में पढ़ती थी तो स्कूल में कुछ ना कुछ बच्चों को ऐसा अनुभव मिलता है कि वो एक अलग रोचक हो जाती हैं चीज़ें। तो मैं जब 9th में पढ़ती थी तो मुझे बड़ा अंदर से कुछ कभी कभी क्या होता है, व्यक्ति कविताएं तब लिखता है जब वो अपनी भावनाओं को किसी दूसरे से व्यक्त नहीं कर पाता है, तो वो कविताओं का माध्यम चुनता है, कविताओं को लिखना शुरू करता है। तो मेरा भी कुछ ऐसा ही था। 9th में मेरी एक टीचर थी, वो मुझे बड़ा टॉर्चर करती थी, मतलब ऐसा मेरा जो नज़रिया था, बड़ा टॉर्चर करती थी मुझे। तो मुझे हमेशा से मन में ये रहा कि वो भोजपुरी में कहते थे कि मतलब तुम्हारा कितना हम बताए देख ले, तारा के हम देख ले। तो वो जो फील था ना कि एक दिन मैं इतने योग्य बनूंगी कि आप भी आएंगे मेरे साथ फ़ोटो खिंचवाने के लिए। तो वहीं से मेरा ये सफ़र की शुरुआत हुई। और फिर मैंने 9th में ही पहली कविता लिखी। 9th 10th का मेरा क्लास था और मैथ मुझे यहाँ से आता था लेकिन ऐसे ऊपर करके निकल जाता था। तो मैथमेटिक्स की क्लास में बैठ करके सर पढ़ा रहे थे और उसी में मैंने अपनी पहली कविता लिखी। तो वहीं से मेरी शुरुआत हुई। फिर धीरे धीरे करके जब 12वीं कक्षा में मैं गई तो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर मेरे एक शिक्षक ने ही मुझे एक कवि सम्मेलन का मंच ऑफर किया और उस दिन जाकर के मैंने अपनी कविताओं को श्रोताओं के बीच में पढ़ा और मुझे जो प्रतिक्रिया मिली उससे मैं बहुत प्रभावित हुई और मुझे ऐसा लगा कि मैं इन्हीं चीज़ों के लिए बनी हूँ, मेरे अंदर ये चीज़ है। कविता या कुछ मुक्तक सुना दी? बिल्कुल बिल्कुल। और मैं एक वो बहुत मशहूर से पंक्तियाँ हैं कि आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, मानव होना भाग्य, कवि होना सौभाग्य। तो उनकी पंक्तियों को मैंने अपने जीवन में ढाल लिया और मैं 4 पंक्तियाँ सुनाती हूँ जो श्रोताओं को भी सुनी हुई है, जो सभी जानते हैं और कहीं ना कहीं कोई मंच मुझसे छूटता नहीं जिस मंच पर मैंने ये पंक्तियाँ ना पढ़ी हों। तो सुने, एक संस्कार की पंक्तियाँ हैं जो मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है कि मैं इसे ज़रूर आज की बेटियों को समर्पित करके पढूं। और आप खुद भी एक बेटी हैं तो मैं पढ़ती हूँ 4 पंक्तियाँ। सुने कि तुम्हारे प्यार में पढ़कर जहर मैं खा नहीं सकती, लुटा के घर की इज्जत को मोहब्बत पा नहीं सकती, लुटा के घर की इज्जत को मोहब्बत पा नहीं सकती। मैं बेटी हूँ सदा अपने पिता का मान रखती हूँ, मैं बेटी हूँ सदा अपने पिता का मान रखती हूँ। मैं मर सकती हूँ पर रेखा के बाहर जा नहीं सकती। क्या कहनी, बहुत शानदार पंक्तियाँ हैं। और ये जो पंक्तियाँ ये वायरल भी हुई और नेशनली इसको सुना गया और हज़ारों लाखों व्यू मिले, मैं खुद साक्षी हूँ। और जो है इतना स्नेह मिला कि आपके मुंबई के मंच पर आपने कविता पाठ करी, उसका कुछ अनुभव वाह वाह टीवी का बताएं हमें। बहुत ही अच्छा रहा। देश के एक बहुत बड़े कवि श्री शैलेश लोढ़ा जी, जो हम सभी के आदर्श हैं, हम सभी के लिए मतलब देश का एक ऐसा सितारा जिन्होंने अभिनय और कहते हैं ना उनके लिए अगर अभिनय उनकी आत्मा है तो कविता उनका शरीर है, वो उस तरीके के कवि हैं। और उन्होंने नए बच्चों के लिए जो कार्य किया, मतलब हम सभी यूथ्स के लिए जो उन्होंने एक स्टेज हम लोगों को दिया कि आप आओ और टीवी पर अपनी कविताओं को सुनाओ, ये बहुत बड़ी बात है। उनकी एक बहुत अच्छी पहल थी और मेरा वाकई में बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैं जैसे वहाँ पर गई और उन्होंने जब मेरी बात को सुना, मुझे याद है आज भी, तो उन्होंने कहा ये पक्का गोरखपुर से है। तो वो जो उन्होंने कहा कि इसकी टोन में समझ आ रहा कि ये गोरखपुर वाली लड़की है। तो ये चीज़ें रहीं कुछ, बहुत ही बेहतरीन रहा शो, बहुत अच्छा रहा, श्रोताओं ने बहुत प्रेम भी दिया। गोरखपुरी लड़की वाला जो टोन है उस अंदाज में एक कविता सुना दीजिए हमारे। ज़रूर। गोरखपुर वाली जो लड़की होती है ना, उसका अलग तेवर होता है और वो जो तेवर
होता है सुने, एक आजकल बहुत बीमारियां चल रही हैं नए बच्चों में, ब्रेकअप और पैचअप नाम की। तो जब लड़का लड़की को छोड़ करके जाता है तो वो जो लड़की के मन में जो भाव आता है, लड़का सोचता है यार बर्बाद हो गई अब तो। खैर वहीं से मैंने गोरखपुरिया लड़की वाला एक जो तेवर है सुने कि वो तेरा छोड़ के जाना मुझे अब याद नहीं है, वो तेरा छोड़ के जाना मुझे अब याद नहीं है, लौट के देख ले दुनिया मेरी बर्बाद नहीं है, लौट के देख ले दुनिया मेरी बर्बाद नहीं है। और तुझे वहम था कि एक रोज मैं तन्हा ही मरूंगी, तुझे वहम था कि एक रोज मैं तन्हा ही मरूंगी, मेरे हाथों की ही नामे तेरा अब नाम नहीं है। क्या कहने, क्या शानदार। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नाम में अब तेरा नाम नहीं है। और सुन लो गौर से ये लड़कों कि जो है कोई लड़की मेरी तुम्हारे लिए जिंदगी बर्बाद नहीं है, बिल्कुल बर्बाद नहीं है, मंजिलें और भी हैं, रास्ते और भी हैं, और तुम्हारे जैसे हम सफर बहुत मिल जाएंगे। तो क्या शानदार तरीके से जो प्रस्तुति दी है, मुझे लगता है ये बड़ा कोरा एक जवाब है, थप्पड़ है ऐसी लोगों पे, ऐसी सोच पर। तो मैं 4 पंक्तियां अपनी निवेदित करती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है। एक साहित्यकार बैठ के सुन रहा हो तो मुझे लगता है कि आप चुप रह ही नहीं सकती हैं, ये आपका कर्तव्य है कि आप सुनाएं। कि चरणों की धूल में कभी भी हो नहीं सकती, आहा, चरणों की धूल मैं कभी भी हो नहीं सकती, धूमिल करे कोई मैं होश खो नहीं सकती, धूमिल करे कोई मैं होश खो नहीं सकती। और सीमा जैसी बेटियों के लिए कि जो बेच दे ईमान चंद रुपयों की खातिर, हिंदुस्तान की बेटी कभी हो नहीं सकती। तो क्या बात है, बहुत बहुत शानदार भावना जो कि जो है किसी उसमें नहीं तौलती हैं स्वयं को, और इनका व्यक्तित्व एक ऐसा व्यक्तित्व है जो सबसे अलग है, अनूठा है, और साहित्यिक और सांस्कृतिक विचारधारा को साथ में सजोए हुए और साहित्यिक पथ पर जब चली है निरंतर, तो मुझे लगता है कि बेटियों को बहुत मार्ग प्रशस्त करती है आपकी लेखनी। तो कुछ और साझा करें। बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूँगी कि देखिए साहित्य जो है, अगर एक कवि मंच से कविताएं सुनाता है तो वो बदले में श्रोताओं से क्या चाहता है, मैंने उस पर 4 पंक्तियाँ लिखी। और क्योंकि पहले का एक समाज था कि पहले राजनीति जब लड़खड़ाती थी तो साहित्य उसे संभालने का काम करता था, और आज का जो समय है, आज कहीं ना कहीं साहित्य भी थोड़ा लड़खड़ाया हुआ है कि आजकल बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो अश्लील कविताएं कभी कभी हो जाती चंद पैसों के लिए, तो इन चीज़ों को मैंने थोड़ा सा साइड करके मैंने वो भाव लिखे कि एक कवि का धर्म क्या है। एक कवि अगर अपने मंच पर खड़े होकर के कविताएं सुना रहा है तो बदले में श्रोताओं से क्या चाहता है। मैं वो 4 पंक्तियां सुनाती हूँ, सुने। कि मैं हूँ मंजिल अगर रास्ता तुम बनो, मैं हूँ मंजिल अगर रास्ता तुम बनो, खुशबुओं का हंसी सिलसिला तुम बनो, खुशबुओं का हंसी सिलसिला तुम बनो, जीत लूँगी मैं दिल शायरी से तेरा, शर्त ये है मेरी भावना तुम बनो, शर्त ये है मेरी भावना तुम बनो। क्या बात है, एक ये भावना और वो दिल की भावना, दोनों को आत्मसात करते हुए, जोड़ते हुए, क्या बिल्कुल, क्योंकि कहते हैं ना भावना में भाव ना हो तो भावना बेकार है, तो वही चीज़ है। तो मैं आपसे कुछ और चर्चा करूं इससे पहले मैं आपके अगर एजुकेशनल बैकग्राउंड की बात करूं तो शिक्षा दीक्षा आपकी कहाँ से हुई है? मैं अभी प्रेजेंट टाइम में कुशीनगर में ही पढ़ाई कर रही हूँ। मैंने वहीं से ग्रेजुएशन किया, मेरा ग्रेजुएशन पूरा, और मैं अभी मास कम्युनिकेशन कर रही हूँ, जर्नलिज्म मेरा 2nd ईयर है। तो बस यही है, अभी फ़िलहाल तो चल ही रहा है, पढ़ाई भी साथ में चल रही है और कविताएं मंच भी साथ में चल रही है। आप इसे बतौर करियर आप अज्यूम कर रही हैं कि टू बी अ पोएटिस्ट, और या आप कुछ और आपके सपने हैं भविष्य के लिए? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, मेरे लिए कविता मेरा प्रोफेशन भी है, पर मेरे शौक़ भी हैं कविताओं से। मुझे कविताओं से प्रेम है, मुझे साहित्य से प्रेम है, मैं कविता को प्रेम करती हूँ।
और कविताएं लिखती हूँ तो भावना, केवल कविताएं नहीं लिखती, भावना अपनी भावनाओं को लिखती है। तो इसलिए मैं कविता को अपना प्रोफेशन भी मानती हूँ, अपने शौक भी मानती हूँ। हाँ, मेरे अलग से भी कुछ सपने हैं। मैं न्यूज़ की लाइन में जाना चाहती हूँ और जर्नलिज्म की लाइन में जाना चाहती हूँ, लेकिन मेरे जो कविताओं से हट करके मैं कुछ नहीं करूँ। मुझे मेरे हाथों में माइक चाहिए ही होता है, और वो माइक चाहे जर्नलिस्ट का हो, चाहे वो मंच, कवि सम्मेलन के मंच का हो। और मैं ये चाहती हूँ कि आप जो हमारे दर्शक श्रोतागण इस कार्यक्रम को देख और सुन रहे हैं, उनके लिए संदेश देते हुए कुछ 2-4 मुक्तक पढ़ें। मैं यही चाहूँगी कि अब आज का, जैसे हम एक साहित्यकार हैं, तो मैं ख़ास तौर पे ये संदेश, अगर नए बच्चे सुन रहे हैं जो साहित्य को लिखने की कोशिश कर रहे हैं, नया समय है, नई उम्र है और नया अभी उन्होंने कविताओं को लिखना शुरू किया, तो ख़ास तौर पे मैं उन्हीं बच्चों को संदेश देना चाहूँगी कि आप कविताएं लिखिए, लेकिन उस तरीके की लिखिए जिससे आप समाज में एक संदेश दे सकें। क्योंकि पहले की जो कविताएं होती थी, जैसे आपने वो सुना रणबीर चौकड़ी भर भर के, तो ऐसी कविताएं मतलब हमारे अंदर ऊर्जा ऐसे जागृत करती है, मतलब हम एक जोश में आ जाते हैं, एक अलग तरीके के भाव में आ जाते हैं। तो कविता में बहुत ताकत होती है। कवि समाज का आईना होता है, वो कवि समाज को आईना दिखाने का काम करता है। आप एक अगर साहित्यकार, तो आपके अंदर इतनी ताकत है कि सामने बैठे व्यक्ति के अंदर आप अलग अलग तरीके की भावनाओं को भर सकते हैं। हाँ, आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके की चीजें समाज में परोस रहे हैं, क्या दे रहे हैं समाज को। तो नए जो बच्चे हैं, खास तौर पे जो नए बच्चे हैं, नई लड़कियां हैं, नए लड़के हैं जो कविताएं लिख रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ चीजें छूट रही, उनसे साहित्य छूट रहा है। वो कुछ भी केवल काफिया मिलाना, रदीफ काफिया मिलाना कविताएं नहीं होती हैं कि आपने खाता और पीता एक साथ ताता मिला दिया तो कविता बन गई, ऐसा नहीं होता है। कविताओं को लिखना मतलब आप अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं, आप समाज को एक दिशा देने का काम कर रहे हैं। तो मैं सभी नए बच्चों से यही आग्रह करूंगी कि आप लोग ऐसा लिखें कि आप अपने आप का भी परिचय दें और समाज को भी एक अलग मुकाम देने की कोशिश करें, एक अलग, हाँ, एक बार आप ऐसी चीजें, ऐसी कविताएं लिखें, ऐसा संदेश दें कि आपकी बातों से सामने वाला व्यक्ति भी प्रभावित हो और उसके अंदर कुछ अच्छे गुण आए। अगर किसी एक व्यक्ति के अंदर भी आपने कुछ अच्छा भर दिया तो ये आपकी कविता की ताकत या आपकी कविता की सार्थकता होगी। एक बार आप राजस्थान कवि सम्मेलन में गई और वहाँ पे बड़ा स्नेह मिला, और वो चूंकि बड़े लेवल का प्रोग्राम था, तो मैं चाहती हूँ वहाँ की कुछ यादें और कोई कविताई वहाँ का हो तो शेयर करें। मैं राजस्थान किशनगढ़ में थी और किशनगढ़ का इत्र बड़ा फेमस है और चित्र भी फेमस है। तो मैंने वहाँ पे 4 पंक्तियाँ कुछ सुनाई थी कि मुझे वैसे तो खास बहुत याद नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा था कि मैं किशनगढ़ की शैली का एक चित्र हूँ। और वाकई में राजस्थान की जनता, मतलब राजस्थान का तो खून ही इतना अलग तरीके का है, मतलब वहाँ से कितने वीर हमारे देश में हम लोगों को मिले। तो राजस्थान की गाथा तो खैर मतलब मेरे पास शब्द नहीं है वहाँ के शौर्य का बखान करने का, लेकिन हाँ, वहाँ के श्रोता बहुत ही अच्छे थे। उन लोगों ने बहुत मन से कविताएं सुनी और वो कार्यक्रम लगभग सुबह के 5 बजे तक चला। और श्रोताओं, मुझे एक चीज़ बड़ी अच्छी लगी कि श्रोताओं ने बाकी कवियों को बोला, तुम बैठो, उसी लड़की को हमें सुनना है, वो भावना को ही पढ़वा, भावना, हाँ, मतलब उस लड़की को हमें सुनना, वो लड़की अच्छा पढ़ रही है। और उन्होंने डिमांड करके कविताएं सुनी, तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा अनुभव रहा। वहाँ के लोग बहुत कविताओं से प्रेम करते हैं, मतलब मुझे एक अलग तरीके का माहौल वहाँ पर मिला था और मेरा बड़ा अच्छा अनुभव रहा वहाँ राजस्थान में। तो मैं अब चलते चलते, चूंकि अब साहित्य के परिचर्चा अब अंतिम पड़ाव पर है, तो अगले 20 सालों में आप क्या सोचती हैं कि क्या आपके ड्रीम्स हैं, क्या आपके ऐसे जो है वो हैं कि आपको लगता है मैं मेरे जो सपने हैं, मैं ये चाहती हूँ कि मैं बॉलीवुड में एंट्री करूँ, मैं वहाँ पर फिल्मी गाने लिखूँ। और अभी कहीं ना कहीं मेरी एक शुरुआत हो चुकी है, जो समय आने पर मैं हमारे दर्शकों को पता चलेगा, क्योंकि हर चीज़ के उजागर होने का एक समय होता है। तो मुझे लगता है जब समय आएगा तो आप लोगों को खुद ही पता चलेगा। लेकिन हाँ, मेरे सपने ये है कि मैं बॉलीवुड के अच्छे गाने लिखूं, साफ सुथरे गाने लिखूं और एक अच्छा काम करूं, एक अच्छी चीज़ मैं दुनिया को, समाज को दूं। और मेरे अंदर बस क्योंकि मैं ये मानती हूं कि अगर भगत सिंह जी ये सोचते कि देश पर कुर्बान होने के लिए बहुत, क्योंकि मुझसे अक्सर लोग सवाल करते हैं कि तुमने साहित्य को क्यों चुना, तुम कवियत्री क्यों बन गई, हमारे पास और भी ऑप्शन थे, तुम पढ़ रही थी, लिख रही थी, अच्छा बन जाती। तो मेरा हमेशा से यही जवाब रहा है कि आप अगर भगत सिंह जी ये सोचते कि यार देश पर शहीद होने के लिए बहुत लोग पड़े, हम क्यों शहीद हो, तो शायद उनका नाम इतना अमर नहीं होता। तो ऐसे ही मेरे साथ है, अगर मैं भी ये सोचती कि बहुत
बहुत लोग हैं कविताएं करने के लिए, छोड़ो मैं भी डॉक्टर बनती हूँ, इंजीनियर बनती हूँ, जो भी चीज़ें हैं, जो भी प्रोफेशन अगर मैं चुनती तो शायद इस भावना के नाम के आगे कवियत्री भावना नहीं लगता। तो इसलिए मेरा बस यही रहा है और मैं यही चाहती हूँ कि मैं समाज में कुछ अच्छा करूँ और मैं आगे चल करके बॉलीवुड में काम करूँ। और मैं अभी मेरी शुरुआत भी हो चुकी है कुछ चीज़ों को लेकर के, तो धीरे धीरे हाँ मैं एक बहुत अच्छी जगह पर अपने आप को देखना चाहती हूँ। वो सबके सपने होते हैं, तो मेरे भी हैं कि हाँ मैं एक बहुत बड़ी स्टार बनूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं। और आखिर में क्योंकि प्रेम की कवियत्री हूँ, मैं वही तो अंत में जाते जाते मैं 4 पंक्तियां सुनाती हूँ। एक लड़की जब प्रेम में होती है तो वो किस तरीके की भावनाओं को अपने दिल में रखती है, मैं वो 4 पंक्तियां, आखिर की पंक्तियां मेरे सभी श्रोताओं को मैं समर्पित करती हूँ। सुने कि तेरे खातिर जमाने भर को रुसवा कर भी सकती थी, तेरे खातिर जमाने भर को रुसवा कर भी सकती थी, कि नंगे पाँव अंगारों पे हंस के गुजर भी सकती थी, कि नंगे पाँव अंगारों पे हंस के गुजर भी सकती थी। तुझी से ही मोहब्बत को न मंजूरी मिली वरना मैं तेरे नाम का सिंदूर भर कर मर भी सकती थी, मैं तेरे नाम का सिंदूर भर कर मर भी सकती थी। क्या बात है, बहुत जोशो खरोश के साथ इतनी सुंदर कविताएं और मुक्तक सुना रही हैं आप। ऐसे ही हंसती और मुस्कुराती रहें और सुंदर गीत गज़लों का जो है हम लोगों को रसास्वादन कराती रहें। और अगले फिर किसी स्टेशन में आप जैसे अच्छे कलाकारों से मुलाकात होगी और फिर कभी रेडियो स्टेशन पे आपको आमंत्रित किया जाएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें। सभी साहित्यकारों को और देखने सुनने वालों को नमन करती हूँ। एक साथ सबको नमस्कार, बाय बाय, राधे राधे। लाउड स्पीकर 90 FM बजाओ बजाओ जरा झूम के। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।